नमस्ते दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। आप सब मस्त होंगे, आनंद में होंगे और थोड़ा बहुत पढ़ भी रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस लॉ का 5th चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, दैट इज द कंपनीज एक्ट 2013। जैसा कि मैंने पहले भी प्रीवियस एक्ट्स में डिस्कस किया था, पहले की क्लासेस में डिस्कस किया था कि इसके आगे इंडियन वर्ड नहीं आया था। 1947 वाला पंगा मैंने आपको बताया था कि उससे पहले वाले लॉज में इंडियन वर्ड आया करता था। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करें। उससे पहले अपन एक कंपनी का मीनिंग बेसिकली समझ लेते हैं। चलिए, जो कंपनीज एक्ट 2013 में डेफिनेशन लिखी हुई है कंपनी की, वो बहुत सिंपल और फ्लैट डेफिनेशन है। वो अभी अपन डिस्कस करेंगे उसको। हम लोग समझना चाहेंगे पहले इसका मीनिंग कि एक्चुअली इसका मतलब होता क्या है। देखो, जैसे ये पर्सन है, मल्टीप्लाई कुछ भी नंबर कर दो, मतलब बहुत सारे पर्सन हैं, ठीक है। अब इन पर्सन्स ने एक लीगल प्रोसेस फॉलो करके एक आर्टिफिशियल पर्सन इन्होंने क्रिएट कर दिया। आर्टिफिशियल पर्सन यानी कुछ नेचुरल पर्सन्स ने एक लीगल प्रोसेस फॉलो करी। लीगल प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है। बेसिकली रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है इन केस ऑफ कंपनी, आरओसी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इनको एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्लियर करना सॉरी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को किसी कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन या चार्टर डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट सुप्रीम डॉक्यूमेंट है। बेसिकली इस मेमोरेंडम में इस आर्टिफिशियल पर्सन को डिफाइन किया गया है कि पर्सन क्यों बन रहा है, इस पर्सन के पास क्या पावर होगी, क्या काम ये पर्सन करेगा। ये सारी बातें इस डॉक्यूमेंट में डिफाइन की जाती है और फिर इस डॉक्यूमेंट को एक जो भी लीगल प्रोसेस है उसके साथ रजिस्टर करवा लिया जाता है और फाइनली आपकी कंपनी का एग्जिस्टेंस आ जाता है। नाउ, आर्टिफिशियल पर्सन मतलब इसके पास वो सारे लीगल राइट्स होंगे जो एक नेचुरल पर्सन के पास होने चाहिए, प्रोवाइडेड कि वो नेचुरल पर्सन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उससे अलग हो। जैसे शादी करने का राइट या शादी करने का कोई काम आर्टिफिशियल पर्सन कैसे कर सकता है? प्रैक्टिकल बात करें, उसके लिए तो नेचुरल पर्सन ही चाहिएगा। अब सीए की पढ़ाई करनी है तो कोई कंपनी सीए नहीं कर सकती है। सीए कौन कर सकता है? कोई नेचुरल पर्सन ही कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ठीक है, जितने काम नेचुरल पर्सन कर सकता है सारे के सारे आर्टिफिशियल पर्सन नहीं कर सकता, मैं मान रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं नेचुरल बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन अपने नाम पर प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पर हेल्ड कर सकता है और जब बाद में जरूरत पड़े तो प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। सूट फाइल कर सकता है एंड कैन बी शूड, यानी कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन किसी और पे सूट फाइल कर सकता है और कोई और चाहे तो उस आर्टिफिशियल पर्सन पे सूट फाइल कर सकती है। कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और अगर रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट करना हो तो उस पर साइन करने के लिए इनके पास इनका एक सिग्नेचर भी होता है, कॉमन सील। हालांकि कंपनीज एक्ट 1956 में कॉमन सील वाज कंपलसरी, बट इन 2013 कॉमन सील इज नॉट कंपलसरी। नॉट कंपलसरी वाले में क्या होता है अपन वो डिस्कस करेंगे, बट इट इज नॉट कंपलसरी एज ऑफ नाउ। ये अपन आगे डिस्कस करेंगे। अगर नॉट कंपलसरी है, अगर कंपनी का खुद का कॉमन सील नहीं है, कॉमन सील बेसिकली अपन मान लें कंपनी का सिग्नेचर करने का एक हथियार हो गया, एक इंस्ट्रूमेंट हो गया। भाई आज आपके पास आपका ये हथियार है जिससे आप पेन को पकड़ के साइन कर सकते हो। पर कंपनी बीइंग आर्टिफिशियल पर्सन, फिजिकल एग्जिस्टेंस तो है नहीं, हाथ पांव बॉडी तो है नहीं, अब कंपनी साइन कैसे करेगा? तो कंपनी का सिग्नेचर एक सील की तरह किया जाता है, वो सील कहलाती है कॉमन सील। बट नाउ इट इज नॉट कंपलसरी। इसको ऑप्शनल करके ऐसा कर दिया कि भैया कंपनी का कॉमन सील भी हो सकता है और कंपनी चाहे तो अपने वर्किंग पैटर्न में ऐसा सेट कर सकती है कि भाई कंपनी के बिहाफ पर 2 डायरेक्टर साइन करेंगे। अगर 2 डायरेक्टर ने साइन कर दिया ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी लिखकर, तो मान लिया जाएगा कंपनी ने साइन किया।
एक डायरेक्टर ने, एक कंपनी सेक्रेटरी ने साइन कर दिया तो भी मान लिया जाएगा कंपनी ने ही साइन किया है। हर कंपनी में जनरली कंपनी सेक्रेटरी होता है जनरली। रिक्वायरमेंट्स होती है कि अगर इस तरह की कंपनी है तो ही वहाँ पे एक CS अपॉइंट करना कंपलसरी है। तो ठीक है, हम उतना डिटेल में अभी जान नहीं रहे, हम बेसिक आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब समझना चाह रहे हैं। यानी आर्टिफिशियल पर्सन इज ए पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ। कानून की नज़र में वो एक इंसान है। वो दिखता है क्या? नहीं, वो शक्ति मिस्टर इंडिया इनविजिबल, गायब है, सिर्फ लाल रोशनी में दिखता। अगर बचपन में आपने एक मूवी देखी हो मिस्टर इंडिया, उसमें वो अनिल कपूर गायब हो जाता है और लाल रोशनी में दिखता था, सिर्फ रेड कलर की रोशनी में दिखता है, मतलब वो सिर्फ कानून की रोशनी में दिखता है, कानून की नज़रों में दिखता है। दैट मीन्स इट इज़ ए पर्सन एज गुड एज पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ। और लॉ में जो हमारे पास पावर्स हैं वैसे ही कुछ पावर उनके पास भी हैं जो आर्टिफिशियल पर्सन है। सिंपल शब्दों में कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिनको नेचुरल पर्सन्स बनाएंगे, और नेचुरल पर्सन ने उसको बना दिया तो अब ये अपने आप में सेपरेट एंटिटी है। ये अपने आप में क्या है? एक सेपरेट एंटिटी है। मतलब इनका आइडेंटिटी जो होगा, कंपनी का जो आइडेंटिटी होगा उसके शेयर होल्डर से अलग होगा। आप बोल सकते हो कि यार इन्होंने इसको बनाया, मतलब पापा ने बेटे को बनाया। इट डज नॉट मीन्स कि बेटा एंड पापा आर सेम, बोथ आर डिफरेंट पर्सन्स। सिमिलरली कुछ पर्सन्स ने जिनको हम प्रमोटर्स कहते हैं, बेसिकली प्रमोटर्स जो कंपनी को बनाते हैं वो बेसिकली प्रमोटर्स कहलाते हैं। और जो प्रमोटर शेयर होल्डर्स बन जाते हैं कंपनी में, जिन्होंने पैसा लगाया, शेयर होल्डर्स। और एक वर्ड और होता है डायरेक्टर्स, जो कंपनी को मैनेज करते हैं, कंपनी को चलाते हैं। चलिए, सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब ये अपने आप में एक अलग इंसान है। ये अपने नाम से प्रॉपर्टी हेल्ड करेगा, इसकी प्रॉपर्टी इसकी होगी, वो शेयर होल्डर की नहीं है। अगर कोई गलती की तो इसको पनिशमेंट मिलेगा। हाँ, क्लियर करना, वापस आर्टिफिशियल पर्सन बॉडी तो है नहीं, फिजिकल अपीयरेंस तो है नहीं, तो इनको पनिशमेंट में जेल नहीं मिल सकता, सिर्फ फाइन लगाया जा सकता है। यानी कंपनी को अगर पनिश करना है तो उसके ऊपर सिर्फ फिनेंशियल पनिशमेंट ही पॉसिबल है, फाइन लगाया जा सकता है, पैसा लिया जा सकता है, जेल में डाला नहीं जा सकता। हम आगे डिस्कस करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी की आड़ में डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स मजे ले रहे हैं, वो क्राइम कर रहे हैं या इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं कंपनी के नाम पर, और कहते हैं साहब कुछ भी होता है ये तो कंपनी ने किया, कंपनी को अरेस्ट कर लो। ऐसे केसेस में जहाँ लॉ को लगता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के नाम पर मजे ले रहे हैं, वहाँ डायरेक्टर्स को जेल हो सकती है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। पर इन जनरल अगर कंपनी के खिलाफ अगर कोई सूट फाइल हुआ है और लॉ अगर कंपनी को पनिशमेंट देना चाहती है तो कंपनी को सिर्फ फाइनेंशियल पनिशमेंट दिया जा सकता है, इनको जेल में नहीं डाला जा सकता। नहीं, कंपनी शादी नहीं कर सकती, कंपनी को जेल में डाल सकते, कंपनी CA नहीं पढ़ सकती है, पढ़ाई नहीं कर सकती, ये सब तो बेसिक लिमिटेशंस रहेगी। और ये कॉमन सेंस वाली बात है यार, ये हमको समझ में आता है कि कंपनी इज नॉट नेचुरल पर्सन। चलिए, अब हम कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इस एक्ट के बारे में। ये जो एक्ट है कंपनीज एक्ट 2013, इससे पहले एक्ट हुआ करता था कंपनीज एक्ट 1956, यानी आज से अप्रॉक्सीमेटली 65 ईयर्स पुराना लॉ हो गया अप्रॉक्स। तो यार 65 साल, 65 ईयर्स पहले की दुनिया और आज की दुनिया सेम थोड़ी। आज जो ग्लोबल सिनेरियो है, बिजनेस का सिनेरियो है, मतलब ग्लोबल सिनेरियो तो ही है, बाहर की कंपनियां यहाँ आ रही है, हम बाहर जाके बिजनेस कर रहे हैं, ये जो सिनेरियो है, प्लस जो इकोनॉमिक सिनेरियो, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है, जिस लेवल पे बिजनेस हो रहा है, आज से 65 ईयर्स पहले ऐसा नहीं होता था। वहाँ बहुत लिमिटेड कंपनीज होती थी, उनकी अलग रिक्वायरमेंट्स थी, उनकी अलग पोजिशनिंग होती थी। समय बदलता है तो रिक्वायरमेंट बदलती है। समय के साथ साथ ये लगने लग गया कि यार ये जो कंपनीज एक्ट 2013 है इसकी रिक्वायरमेंट है, मतलब नए कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है। 1956 वाला पुराना लगने लग गया। अब नए की जब आवश्यकता महसूस होने लगी तो आपने BCK में पढ़ा होगा, पहले एक बिल बनता है, बिल पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है, तो कंपनी बिल बना, कंपनी बिल पार्लियामेंट के सामने रखा गया, उस पर डिस्कशन हुआ और फाइनली 2013 में कंपनीज एक्ट पास हो गया और प्रेसिडेंट ने उसको असेंट दे दी। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, बहुत सिंपल सी बात। कंपनीज एक्ट 2013 इनेक्टेड टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द कंपनीज। कंपनी से रिलेटेड जो लॉज है उनकी बात यहाँ पर होगी। प्रेसिडेड बाय कंपनीज एक्ट 1956, इससे पहले 1956 था। ड्यू टू चेंजेस इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, एक्सपांशन और ग्रोथ चाहिए इकोनॉमी के अंदर, फैसिलिटेट करना उसको, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनली
कंपनीज एक्ट 2013 लेकर आया और उसमें 470 सेक्शन है, 7 शेड्यूल्स है, अलग अलग शेड्यूल्स हैं और इनमें टेबल्स वगैरह भी होती है। फिर द एंटायर एक्ट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 29 चैप्टर्स। जो 470 सेक्शंस है उनको 29 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। कि मैंने आपको बताया था बेसिकली जब हमने कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया था तब जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें, कि कोई भी एक्ट जब होता है तो उसमें कुछ सेक्शंस जो एक ही टॉपिक पर बात कर रहे हैं उनको हम एक चैप्टर मान लेते हैं। ये 29 चैप्टर्स है। ए सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ दिस एक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ कंपनीज रूल। इसका एक बहुत बड़ा पार्ट कंपनीज रूल के नाम पर है। कंपनीज रूल 2014 में आ गए थे, उसके बाद और भी जब जरूरत पड़ती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकती है। द कंपनीज एक्ट 2013 एम्स टू इम्प्रूव द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यानी कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव हो, रेगुलेशन सिंप्लीफाई हो, और जो माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स हैं, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स जिन्होंने 10, 20, 50, 100 शेयर्स खरीद रखे हैं, जो बेसिकली कंपनी की मीटिंग्स में वोटिंग डालने जाते नहीं हैं। कोई बंदा राजस्थान से बिलोंग करता है, कोई एमपी से बिलोंग करता है, 5 शेयर 10 शेयर हैं, मीटिंग हो रही है मान लो बॉम्बे में, मीटिंग हो रही है मान लो कलकत्ता में, जहाँ पे कंपनी का हेडक्वार्टर होगा, हेड ऑफिस होगा, वहाँ पे होगी। फिर वहाँ तक जाना एक मीटिंग के लिए 5-10 शेयर वाले के लिए पॉसिबल नहीं, तो वो टेक्निकली वोट नहीं डालता। ऐसे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को स्ट्रेंथन करना, सेफगार्ड करना, ये भी इस एक्ट का काम है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम legislates the role of whistleblower. This is whistle. Right now I am the whistleblower. सामान्यतः विसल ब्लोअर का मतलब होता है सिटी बजाना। यहां विसल ब्लोअर का मतलब है कि यार कुछ गलत तो नहीं हो रहा है कंपनी में। तो कंपनी का कोई एम्प्लॉय, कोई कंपनी से डील करने वाला क्रेडिटर, डेटर, कोई कंपनी का शेयर होल्डर, कोई डिबेंचर होल्डर, किसी को भी लगता है कि यार कंपनी में ये चीज़ें गलत हो रही है, लोगों का पैसा दांव पर लगा हुआ और कंपनी सही एक्ट नहीं कर रही, जिसको जो रीजनेबल एक्टिविटी होनी चाहिए वो नहीं है कंपनी की, तो वो कंप्लेन कर सकता है। कंप्लेन करने वाला व्यक्ति कहलाता है विसल ब्लोअर। यानी विसल ब्लोअर को कंपनीज एक्ट में लिया गया, उसको एक अलग पोजीशन दी गई कि भैया आप विसल ब्लो कर सकते हो, आप बता सकते हो। विसल ब्लो करना मतलब कंपनी की गलती के बारे में बात करना, क्लियर, बता सकते हो, और आपको हम छुपा के रखेंगे, आपको बचा के रखेंगे, और आपके अकॉर्डिंग, आप ये कहे अकॉर्डिंग जो एक्शन लेना वो लेंगे। उसका एक पूरा प्रोसेस उसमें डिफाइन किया गया है। Thus, this enact seeks to make corporate regulations more contemporary, बनाने की इनकी इच्छा है। अब ये कंपनीज एक्ट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, हम बात करेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर करना, कंपनीज एक्ट बेसिकली कंपनीज पर एप्लीकेबल होगा, उन कंपनीज पर जो जनरल कंपनीज है। एक होती है स्पेशल कंपनी, जैसे बैंकिंग कंपनी, उनके लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अलग से बना हुआ है और आरबीआई है उनके माथे। इंश्योरेंस कंपनी, उनके लिए इंश्योरेंस एक्ट अलग से बना हुआ है, उनके माथे इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी अलग से है। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, उनके लिए गवर्नमेंट के अलग नॉर्म्स है, अलग एक्ट वगैरह बने हुए हैं। तो जिन कंपनीज के लिए या जिस टाइप की कंपनी के लिए जो बिजनेस स्पेसिफिक बिजनेस एक्टिविटी, उसके लिए स्पेशल कोई इंस्टीट्यूशन बना हुआ है, कोई एक्ट बना हुआ है जिसके अकॉर्डिंगली वो कंपनीज चलेगी, वहां पर कंपनीज एक्ट 2013 एज इट इज अप्लीकेबल नहीं होगा। सिर्फ उसी केस में अप्लीकेबल होगा जब उनके एक्ट में साइलेंस होगा। जो बात हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए बोली थी कि जनरल एक्ट है साहब, अगर पार्टनरशिप एक्ट जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट की है एक तरीके का, सेल्स ऑफ गुड्स जो भी एक तरह का बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट है, या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ले लो या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ले लो, ये सब कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। तो इनमें से कोई भी एक्ट पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब लगेगा, जब वो साइलेंट होंगे। यानी अगर किसी चीज को लेकर इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट जो है, इंश्योरेंस कंपनी की जो स्पेसिफिक एक्ट है वो साइलेंट है, तो वहां पर कंपनीज एक्ट 2013। बैंकिंग कंपनी है, उस पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट साइलेंट है, तो उस पर भी हमारा 2013 वाला कंपनीज एक्ट लगेगा। हाँ, जो जनरल कंपनीज है उनके ऊपर तो पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट ही लगेगा। देख लेते हैं, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, यानी वो कंपनी जो इस एक्ट में बनी है, अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, यानी जो 1956 में भी बनी थी वो भी कंपनी है, 1956 वाले एक्ट के अंडर में बनी थी। 1956 में कंपनी बनी ऐसा नहीं, पर 2013 से पहले जो कंपनीज बन रही थी वो सबकी सब कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड हो रही थी। अब जो कंपनियां कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड हो रही थी, जो कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड हो रही थी, उन कंपनीज को भी अब
कंपनीज एक्ट 2013 गवर्न करे। यानी ये 13 किस किस पे अप्लीकेबल होगा? जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड उन कंपनीज पर भी और जो प्रीवियस कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड थे उन पर भी। इंश्योरेंस कंपनीज पर अप्लीकेबल होगा except where the provisions of the said act are inconsistent with the provisions of the Insurance Act 1938 और IRD Act 1999। यानी कंपनी इंश्योरेंस कंपनीज पर वहीं एप्लीकेबल होगा जहां ये इनकंसिस्टेंट नहीं, मतलब अगेंस्ट में नहीं जा रहा। अगर इंश्योरेंस एक्ट 1938 या IRD एक्ट में 1999 में कुछ लिखा हुआ है, स्पेसिफिकली कोई बात लिखी हुई है, वहां कंपनीज एक्ट अप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि वहां पे उनका अपना प्रोविजन बना हुआ है। लेकिन जहां उनका प्रोविजन नहीं है या उनके प्रोविजन में ये अगेंस्ट नहीं जा रहा है तो अप्लीकेबल हो जाएगा। सेम केस हो जाएगा बैंकिंग कंपनीज के लिए, सेम केस हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वाली कंपनीज के लिए। और फिर लिखा एनी अदर कंपनी गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। और कोई दूसरी कंपनी जो स्पेशल एक्ट से गवर्न होती है उस पर भी ये वाला एक्ट अप्लीकेबल होगा, प्रोवाइडेड, वापस वही बात है कि उसका स्पेशल एक्ट में कोई कॉन्ट्ररी प्रोविजन नहीं आ रहा है। यानी अगर कुछ भी कॉन्ट्रडिक्शन हुआ कंपनीज एक्ट और उस स्पेशल एक्ट में तो हमेशा स्पेशल एक्ट अप्लीकेबल होगा फॉर स्पेशल कंपनीज। तो इसने बोला कि कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो कि इनकॉर्पोरेट की गई है किसी भी एक्ट में, जैसे इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है IRDA, वो बेसिकली IRDA एक्ट 1999 में रजिस्टर्ड किया गया। यानी एक एक्ट बनाया गया IRDA एक्ट 1999, उसमें एक ही कंपनी बनी, एक ही बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट किया गया, दैट इज IRDAI, इंश्योरेंस एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यानी ये IRDA अपने आप में एक बॉडी कॉर्पोरेट है, इनका इनकॉर्पोरेशन किया गया है। इस पर भी कंपनीज एक्ट के कुछ प्रोविजंस लग सकते हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज में नोटिफिकेशन जारी करती, नोटिफाई करती है तो, अदरवाइज नहीं लगी। चलिए कंपनी के डेफिनेशन, कुछ जो लेजेंडरी जजेस रहे हैं या लीगल एक्सपर्ट्स रहे हैं उनकी डेफिनेशंस दे रखी है और फिर हमको कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन भी दे रखी है। बहुत सिंपल है यार। अकॉर्डिंग टू चीफ जस्टिस मार्शल के अकॉर्डिंग एक कॉरपोरेशन इज एन आर्टिफिशियल, एक कंपनी आर्टिफिशियल है, बीइंग इनविजिबल इंटेंजिबल, इनविजिबल भी है इंटेंजिबल भी है इसलिए आर्टिफिशियल है, एग्जिस्टिंग ओनली इन द कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ, यानी सिर्फ कानून की नजर में या कानून की जरूरत के हिसाब से उनका एग्जिस्टेंस है, बीइंग ए मियर क्रिएशन ऑफ लॉ, ये सिर्फ एक लॉ के द्वारा क्रिएटेड आइडेंटिटी है, एक पर्सन है, इट possesses only those properties which the charter of its creation confers upon it, यानी इनके पास वही प्रॉपर्टीज होंगे, वही कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, वही राइट्स एंड ड्यूटीज, वही अधिकार होंगे, वही काम कर सकते हैं जो उसके चार्टर में, यानी उसका जो सबसे ऊपर वाला इंस्टीट्यूशन है जिसको हम टेक्निकली मेमोरेंडम कहते हैं, जो उसके चार्टर में उसके लिए लिखा गया, मेमोरेंडम में लिखा गया है, ईदर एक्सप्रेसली और एज एक्सीडेंटल टू इट्स वेरी एग्जिस्टेंस, या तो एक्सप्रेसली लिखा गया है या उसके एग्जिस्टेंस के लिए जो बातें एक्सीडेंटली जरूरी है कि भाई ये तो होगा ही होगा, वो सारी बातें कोई भी कंपनी बीइंग आर्टिफिशियल कर सकती। ठीक है, प्रोफेसर हैनी ने क्या बोला, उनकी भी बात सुन लेते हैं। इन्होंने बोला एक कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, इनको इनकॉर्पोरेट किया गया, कुछ लोगों ने एक लीगल प्रोसेस फॉलो करके इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है, विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, जो कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ। आर्टिफिशियल पर्सन के लिए हमेशा क्लियर कर लो क्रिएटेड बाय लॉ होगा ही होगा। हैविंग सेपरेट एंटिटी, यानी शेयर होल्डर हो चाहे डिबेंचर होल्डर हो, ये अलग है और कंपनी अलग है। देखो शेयर होल्डर बेसिकली वो है जिसने कंपनी को, यानी एक दूसरे पर्सन को, आर्टिफिशियल पर्सन है बट है तो सही, एक दूसरे पर्सन को पैसा दिया और बोला तेरे बिजनेस में मेरा हिस्सा, तेरे बिजनेस में मेरा हिस्सा। बिजनेस किसका है? कंपनी का। बिजनेस शेयर होल्डर का है क्या? नहीं, शेयर होल्डर ने पैसा देके बोला कि तेरे बिजनेस में मेरा हिस्सा, यानी बिजनेस तेरा, उसमें हिस्सा मेरा, तो शेयर होल्डर का सिर्फ हिस्सा है, बिजनेस किसका है? उस कंपनी का। अब अगर आपका हिस्सा है तो प्रॉफिट हुआ तो आपको मिल जाएगा, लॉस हुआ तो डूब गया पैसा आपका। डिबेंचर होल्डर क्या है? टेक्निकली लोन प्रोवाइडर, एक तरीके से क्रेडिटर, लोन प्रोवाइडर हो गया। वो कंपनी कह रहा भैया पैसा चाहिए उधार, ये ले पैसे उधार,
बदले में कंपनी उसको एक्नॉलेजमेंट दे देती है, भाई आपके पैसे हमारे पास उधार है, दैट इज डिबेंचर, दैट एक्नॉलेजमेंट इज डिबेंचर, दैट पर्सन इज डिबेंचर होल्डर। तो शेयर होल्डर अलग चीज है, कंपनी अलग चीज है, दोनों अलग अलग पर्सन है। वी कांट से दैट शेयर होल्डर इज ए कंपनी। मान लो एक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आप समझते हैं प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड थोड़ा बहुत। तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें 99% शेयर्स एक व्यक्ति के पास है और 1% शेयर्स उसकी वाइफ के पास है, या 100% शेयर एक फैमिली के पास है, एक फैमिली में 5-4 मेंबर है उनके पास। आप ये नहीं बोल सकते कि वो कंपनी उस फैमिली की हो गई। कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी, फैमिली ने पैसा लगाया हो, एक व्यक्ति ने बहुत ज्यादा पैसा लगाया, मैटर नहीं करता, कंपनी का एग्जिस्टेंस अलग होगा। कल अगर कोई भी केस हो तो कंपनी के अगेंस्ट में होगा। अगर कंपनी को किसी के खिलाफ सूट फाइल करना है तो कंपनी को अपने नाम पे सूट फाइल करना पड़ेगा, वो पर्सन या वो फैमिली सूट फाइल नहीं कर सकती। कंपनी का प्रॉपर्टी का अगर इंश्योरेंस करवाना है तो कंपनी को खुद को करवाना पड़ेगा, कोई और व्यक्ति कंपनी की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस नहीं करवा सकता। तो सेपरेट एंटिटी होगा विद परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब होता है जो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ऐसा कहते हैं मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। यानी एक शेयर होल्डर आएगा, दूसरा जाएगा, एक मरेगा, दूसरा शेयर खरीदेगा, बेचेगा, चलता रहेगा। शेयर होल्डर्स चेंज होते रहेंगे पर कंपनी का एग्जिस्टेंस चेंज नहीं होगा, कंपनी तो एज इट इज मेंटेन रहेगी। फिर आपने कंपनी को पैसे दिए, बोला कि बिजनेस तेरा, हिस्सा मेरा। अब आपने अपना वो हिस्सा किसी और को बेच दिया, आपने अपना वो हिस्सा किसी और को बेच दिया, कंपनी को क्या फर्क पड़ता है? पहले कंपनी कमा के आपको देती है, अब उसको दे देगी, बस बात खत्म। कंपनी को फर्क नहीं पड़ता। आपने कंपनी को कह दिया, बोले जो मेरा हिस्सा था ना अब वो इनका है, ठीक है। कंपनी कहती ठीक है, मुझे क्या करना, मुझे मतलब थोड़ी, मैं पैसे उसको दे दूंगा, अब जब कमाऊंगा तब, नुकसान होगा तो उसके डूब जाएंगे, मेरे को क्या करना। तो मेंबर में कम, मेंबर में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। और कंपनी की कॉमन सील होती है, हालांकि 2013 में कॉमन सील को ऑप्शनल कर दिया है। इस डेफिनेशन में मीनिंग भी है प्लस कंपनी के फीचर्स भी बता रखे हैं। However, the act defines, इस एक्ट में क्या कंपनी की डेफिनेशन है थोड़ी सी अलग है, बिट डिफरेंटली, मतलब भाई लॉ ऐसे ही डिफाइन करता है हमेशा। सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में लिखा हुआ है कंपनी मीन्स ए कंपनी, कंपनी का मतलब वो कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। यानी कंपनी का मतलब वो कंपनी जिस लॉ में रजिस्टर्ड हुई है, इनएक्ट हुई है मतलब इस लॉ में रजिस्टर्ड हुई है, इनकॉर्पोरेशन उसके इस लॉ के अकॉर्डिंग हुआ है, या फिर कोई पहले जो कंपनी लॉ था उसके अकॉर्डिंगली इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है। एज वी शैल प्रोग्रेस अंडर दिस चैप्टर द मीनिंग ऑफ द टर्म हमें और क्लियर होता जाएगा। हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं, उसके बाद टाटा बाय बाय सी यू करेंगे। सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी की अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनी अलग है, कंपनी के शेयर होल्डर्स या डिबेंचर होल्डर्स हो या चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, ये सब अलग हैं। There are distinctive features between different forms of organizations, and the most striking feature in the company form of organization, the other organization, is that it acquires a unique character of being separate legal entity. बिजनेस करने के अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं, अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जा सकते हैं, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। उसमें से कंपनी का अपने आप में एक जो अलग फीचर है वो ये है कि कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। इन द यानी व्हेन ए कंपनी इज रजिस्टर्ड इट इज क्लोथ विद लीगल पर्सनैलिटी। यानी जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो कंपनी को एक क्लोथ विद मतलब उसको जामा पहना दिया जाता है, उसको कपड़े पहना दिए जाते हैं, मतलब उसको एक लीगल अधिकार दे दिए जाते हैं उसके खुद के नाम पर, लीगल पर्सनैलिटी क्रिएट हो जाती है। इट कम्स टू हैव ऑलमोस्ट द सेम राइट्स एंड पावर्स एज ह्यूमन बीइंग। जो ह्यूमन बीइंग के राइट्स एंड पावर्स होते हैं वो सेम ही होते हैं। क्या क्या राइट्स हैं? प्रॉपर्टी खरीदना, बेचना, हेल्ड करना, अपना खुद का बैंक अकाउंट होना, खुद लोन लेना, लायबिलिटी इनकर करना, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इनकर करना। इट इज एट लॉ ए पर्सन इज डिफरेंट ऑल टुगेदर फ्रॉम द सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, मतलब जो लोग कंपनी को बना रहे हैं, मैंने कहा था कंपनी को बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, और उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर कुछ लोग साइन करते हैं जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं सब्सक्राइबर, और ऐसे हम बोलते हैं प्रमोटर्स, कि वो लोग मिलकर कंपनी बना रहे हैं, दे आर द प्रमोटर्स। और प्रमोटर्स बेसिकली मेमोरेंडम सब्सक्राइब करते हैं, साइन करते हैं, वो सब्सक्राइबर होते हैं। यानी इट इज एट लॉ ए पर्सन इज डिफरेंट ऑल्दो
गैदर फ्रॉम द सब्सक्राइबर ऑफ द मेंबर ऑफ एसोसिएशन, इट्स पर्सनैलिटी इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द पर्सनैलिटी दोज हु कंपोज इट। यानी जो सब्सक्राइबर्स हैं उनसे भी इसकी पर्सनैलिटी अलग होगी कंपनी की, यानी कंपनी की जो एंटिटी है, जो कंपनी को बनाने वाले हैं उनसे अलग है, जो कंपनी को कंपोज करते हैं, जिनको मिलके कंपनी बनी। कंपनी क्या है? शेयर होल्डर का पैसा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का दिमाग और प्रमोटर सब्सक्राइबर के द्वारा बनाया गया है। तो ये लोग कंपोज करते हैं कंपनी को, इनको मिलाकर ही कंपनी बनी है, लेकिन फिर भी कंपनी की अलग एंटिटी होगी इन सब लोगों से। इवन मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी। ऑब्वियसली कंपनी एक अलग पर्सन है, मेंबर अलग पर्सन है, दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूं, मैंने कंपनी को बोला ये पैसे ले, बिजनेस तेरा, हिस्सा मेरा, पैसे दे दिए। ना हुआ है, मैं कौन हूं? एक शेयर होल्डर, कंपनी का मेंबर हूं। मैं कल कंपनी से कोई बिजनेस डील करना चाहता हूं, मान लो मेरे पास रिलायंस कंपनी का शेयर है और मैं रिलायंस कंपनी कुछ गुड्स बेचना चाहता हूं और मैं रिलायंस कंपनी से डील करता हूं गुड्स बेचने की, आई कैन डू सो। अगर रिलायंस कंपनी मुझे टाइमली पेमेंट नहीं करे तो मैं सूट फाइल कर सकता हूं, और मैं टाइमली डिलीवरी नहीं करूं तो रिलायंस कंपनी मेरे खिलाफ सूट फाइल कर सकती है। बोथ हैव राइट्स टू सूट ईच अदर। दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसमें क्या हुआ? दो अलग अलग पर्सन है भाई, दो अलग अलग पर्सन में दो अलग अलग तरीके के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। बीइंग शेयर होल्डर इज ए टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप कंपनी को पैसा दे रहे हो और बोल रहे हो कि भैया अगर अनपेड है तो आप बोल रहे हो कि बाकी का दे दूंगा, और पैसा मेरा, बिजनेस तेरा, हिस्सा मेरा वाला कॉन्ट्रैक्ट है टेक्निकली। शेयर होल्डर का कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब यार दो इंसानों के बीच में अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स तो हो ही सकते हैं ना। एक तो पैसा बीइंग शेयर होल्डर देना एक कॉन्ट्रैक्ट, गुड्स खरीदने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, पैसा उधार देने का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हो, आप उसी कंपनी को उधार दे रहे हो, यस यू कैन डू सो, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अक्वायर राइट्स अगेंस्ट इट और इनकर लाइबिलिटी टू इट, ठीक है ना। मैंने बोला भैया मैं भी रिलायंस पर सूट फाइल कर सकता हूँ, रिलायंस मेरे खिलाफ सूट फाइल कर सकती है, इवन दो आई एम शेयर होल्डर, कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी ओनली इट्स क्रेडिटर्स कैन शू इट, नॉट इट मेंबर्स। डेट्स के लिए क्रेडिटर शू कर सकते हैं, मेंबर शू नहीं कर सकते। शेयर होल्डर सूट फाइल नहीं कर सकता, मेरा पैसा दो, क्रेडिटर कर सकता है। अब क्लियर करना, मैं एक मेंबर हूं, मैं एक मेंबर हूं और मैंने पैसा भी उधार दे रखा है, तो मैं मेंबर हूं प्लस क्रेडिटर भी हूं। बीइंग मेंबर में सूट फाइल नहीं कर सकता, बट बीइंग क्रेडिटर में सूट फाइल कर सकता हूं। यानी एक पर्सन की दो अलग अलग आइडेंटिटी है, समझने की कोशिश करना। एक पर्सन की दो अलग अलग आइडेंटिटी है, मैं मेंबर हूं, ये अलग आइडेंटिटी है, मैं मेंबर हूं, ये अलग आइडेंटिटी है, और मैं क्रेडिटर हूं, ये अलग आइडेंटिटी है। बीइंग मेंबर में सूट फाइल नहीं कर सकता, भैया मेरे शेयर के पैसे दो, नहीं साहब नहीं मांग सकता, कोई शेयर होल्डर अपने पैसे नहीं मांग सकता। कंपनी अगर शेयर्स का बाईबैक करे, वापस मार्केट से शेयर खरीदे, बोले पैसे ले जाओ शेयर्स दो, तो कंपनी की मर्जी है। दूसरा, या फिर जब कंपनी लिक्विडेट होगी, जब कंपनी बंद होगी, वाइंड अप होगी, तो आपको आपका जो लगाया पैसा है जो भी होगा मिल जाएगा। भाई गेन्स हो रहे तो ज़्यादा मिल जाएगा, लॉस हो तो कम मिल जाएगा, शायद बहुत ज़्यादा लॉस हो तो कुछ भी ना मिले, बट ठीक है, जो भी सिचुएशन होगी आपको उस समय देखी जाएगी। अब बीच में पैसा नहीं मांग सकते, तो सिर्फ पैसा कौन मांग सकता है? क्रेडिटर। मैंने कंपनी के शेयर खरीद रखे प्लस कंपनी को उधार दे रखा, मैं सूट फाइल कर सकता हूं अपनी उधारी के लिए? हाँ, उधारी के लिए सूट फाइल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको अपना उधारी वाला पैसा नहीं मिल रहा, यू कैन फाइल ए सूट। एक कंपनी इज कैपेबल ऑफ ऑनिंग, एंजॉइंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी। हम पहले बोल चुके हैं कि प्रॉपर्टी खुद के नाम पे ऑन कर सकती है, डिस्पोज यानी बेच सकती है, खरीद सकती है। ऑल्दो द कैपिटल एंड एसेट्स आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द शेयर होल्डर्स, द कंपनी बिकम्स द ऑनर ऑफ इट्स कैपिटल एंड एसेट्स। इसने बोला शेयर होल्डर कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन अल्टीमेटली मालिक कौन हो जाता है? कंपनी हो जाती है, क्योंकि शेयर होल्डर ने तो पैसा दिया है इस शर्त के साथ या इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ कि बिजनेस तेरा, हिस्सा मेरा, ये पैसे पकड़, हिस्सा है मेरा इसमें, ठीक है, बिजनेस में, बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस में। पर मैनेज कौन कर रहा है? कंपनी। तो सब कुछ किसके नाम पे होगा? कंपनी के नाम पर। आप पैसा किसको दे चुके हो? कंपनी को। अब उससे अगर कोई मशीन खरीदी तो किसने खरीदी? कंपनी ने। आपकी है क्या मशीन? नहीं। बिल्डिंग किसने खरीदी? कंपनी ने। आपकी यानी शेयर होल्डर की है क्या? नहीं। द शेयर होल्डर्स आर नॉट द प्राइवेट और जॉइंट ऑनर्स। वो ना कोई प्राइवेट ऑनर है ना कोई जॉइंट ऑनर है, कंपनी की प्रॉपर्टी के प्योर रूप से मालिक कौन है? कंपनी। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लो है जो अपन देख लेते हैं। A member does not even have an insurable interest in the property of the company. इंश्योरेबल इंटरेस्ट वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आप सिर्फ उसी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करा सकते हो जिसमें आपका डायरेक्ट इंटरेस्ट हो, नहीं आप उसके ऑनर हो। आप खुद का लाइफ इंश्योरेंस करवा सकते हो, किसी और का लाइफ इंश्योरेंस नहीं करवा सकते। आप खुद के घर का फायर इंश्योरेंस करवा सकते हो, किसी और के घर का नहीं करवा सकते। लॉ कहता है कि एक शेयर होल्डर ने कंपनी को पैसे दिए और कंपनी ने उस पैसों से बिल्डिंग खरीदी। बिल्डिंग का मालिक कौन है? कंपनी। शेयर होल्डर इज नॉट द ऑनर ऑफ दैट बिल्डिंग।
कंपनी ऑनर है, हमने तो पैसे दे दिए कंपनी को कि तू इससे कुछ कर, बिजनेस कर, हिस्सा जो बने वो मेरे को दे देना। अब हिस्सा जो बनेगा प्रॉफिट में दे देंगे, लेकिन एसेट्स किसकी है? कंपनी की। क्या उस बिल्डिंग में शेयर होल्डर का कोई इंटरेस्ट है? नो। शेयर होल्डर का थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं? नहीं साहब, बिल्कुल इतना रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं। लॉ कहता है कि इवन उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी नहीं बनता। यानी अगर कंपनी की उस प्रॉपर्टी का शेयर होल्डर खुद अपने पर्सनल नाम से इंश्योरेंस करवा ले तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने से मना कर देगी। वो ऐसा बोलेगी कि भैया आप कौन इंश्योरेंस करवाने वाले, हु द हेल आर यू। और ये इंश्योरेंस कंपनी कब बोलती है पता आपको? जब आप इंश्योरेंस कराते हो तब नहीं बोलती, जब क्लेम देने की बात आती है तब बोलती है। इंश्योरेंस तो करवा लो, कोई दिक्कत नहीं, जब क्लेम देने की बात आएगी तो कहेगा अच्छा प्रॉपर्टी आपकी है क्या? सालों जब तुमने प्रीमियम लिया था मेरे से तब तुमको पता नहीं पड़ा, अब हमने सोचा नहीं, प्रीमियम का पैसा वापस ले जा, मस्त रहे। ये केस है, पूरा केस यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि यार एक व्यक्ति के पास 99.99% कंपनी के शेयर्स थे और एक शेयर मान लो उसकी वाइफ के पास थे, बाकी सारे शेयर उसके पास, वो बंदे। और उस कंपनी का कोई फैक्ट्री वगैरह है, कोई बिल्डिंग वगैरह है, उसका इंश्योरेंस करवाना था और उस व्यक्ति ने खुद के नाम पर उस कंपनी का इंश्योरेंस, कंपनी की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवा लिया, फैक्ट्री का इंश्योरेंस करवा। हालांकि 99.99% सारे शेयर उसके पास ही थे, खाली एक शेयर उसकी वाइफ के पास था और कंपनी का क्रेडिटर भी वही था। यानी कंपनी को जब पैसों की जरूरत थी उधार, तो सारा पैसा उसने ही दिया था कंपनी को, उधार पैसा। तो कंपनी में उधार देने वाला, क्रेडिट देने वाला भी वही, कंपनी में शेयर कैपिटल लगाने वाला भी पूरा वही। और कितने शेयर? सारे वन एक्सेप्ट वन, सारे एक्सेप्ट वन, सारे शेयर्स उसी व्यक्ति के थे, एक को छोड़कर। तो भी उस पर्सन के पास ये अधिकार नहीं है कि वो कंपनी की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवा ले। उसने खुद के नाम से कंपनी की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाया और कोर्ट ने कहा कि आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा क्योंकि आपका इसमें कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। परपेचुअल सक्सेशन, सिंपल सी बात है, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। किसी भी शेयर होल्डर के मरने से या एक हाथों से दूसरे हाथों में शेयर ट्रांसफर होने से कंपनी के एग्जिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी का एक ही अंत होता है, लीगल प्रोसेस के थ्रू उसका वाइंड अप करना। यानी जैसे लीगल प्रोसेस से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, वैसे ही लीगल प्रोसेस के थ्रू कंपनी का वाइंड अप भी किया जा सकता है, जिसमें जो आपसे पैसे मांगते हैं, जो आपके क्रेडिटर्स, उनका पेमेंट कर दो और फिर पीछे कुछ बच जाए तो जो शेयर होल्डर्स है उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दैट इज द ओनली वे। किसी भी मेंबर के डेथ, इंसॉल्वेंसी से या शेयर्स ट्रांसफर करने से कंपनी को फर्क नहीं पड़ता। लिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी के लिए ध्यान रखना, हालांकि ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, शायद ये बता दूँ। एज फार एज लायबिलिटी इज कंसर्न इन केस ऑफ ए कंपनी, दो बातें होती है, एक होता है लिमिटेड लायबिलिटी, एक है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी के पीछे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड नहीं लगता। लिमिटेड में भी दो बातें आती है, एक तो लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय शेयर्स, और एक आता है लिमिटेड बाय गारंटी। अगर लिमिटेड बाय शेयर्स है तो आपका जो अनपेड शेयर अमाउंट है वो आपसे कंपनी मांग सकती है कि साहब 10 रुपये का शेयर था, आपका 8 रुपये पेड है, 2 रुपया कॉल बाकी है, वो आपसे मांगा जा सकता है। अगर कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ जाए तो वो पैसा आपसे मांगा जा सकता है। और गारंटी वाली कंपनी में आपने जितने रुपए गारंटी दी उतना मांगा जा सकता है। यानी कंपनी हमेशा अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली होगी ज़रूरी नहीं है, और लिमिटेड में भी दो बातें हो सकती है। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में एक तो शेयर्स वाली बात हो गई, एक लिमिटेड बाय गारंटी वाली बात हो गई, और एक अनलिमिटेड कंपनी वाली बात हो गई। आर्टिफिशियल पर्सन, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कंपनी अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, मतलब कंपनी मैक्सिमम सारे काम कर सकती है जो हम एक नेचुरल पर्सन कर सकता है। अब शादी वगैरह वो सब ने कहा नहीं कर सकते, तो इवन कंपनी शादी तो नहीं कर सकती पर बच्चे पैदा कर सकती है, नहीं कर सकती पर बच्चे पैदा कर सकती है। देखो वैसे भी प्रैक्टिकली एक बात बोलूँ, ये दो वो एक्टिविटीज़ है इसके लिए हमेशा ऐसा माना जाता है कि पहली एक्टिविटी हुए बिना दूसरी नहीं होगी, मतलब शादी हुए बिना। पर टेक्निकली कोई ज़रूरत नहीं है शादी होने की। अब मैं इसमें कुछ बोलूँगा नहीं यार, कई बार मैं मजाक में ज़्यादा बोल जाता हूँ। हम हमारे टॉपिक पे वापस आते हैं कि शादी, बच्चे, मतलब बच्चे होने के लिए शादी की ज़रूरत, क्या कर रहे थे हम लोग? आर्टिफिशियल पर्सन की बात कर रहे थे। हम ये पढ़ रहे थे कि कंपनी जो होती है
वो शादी तो नहीं कर सकती पर उसके बच्चे हो सकते हैं, मतलब कंपनी की सब्सिडरी कंपनी बनाई जा सकती है, बच्चे हो सकते हैं मतलब सब्सिडरी कंपनी बनाई जा सकती है। ये सब मजाक की बात थी, ज़्यादा लोड मत लेना, ठीक है ना। तो हम लोगों ने ये बात पहले पढ़ ली थी कि सिंस इट इज़ एक पर्सन है, इसको सारे राइट्स दिए जाते हैं कि इंडिविजुअल के, नेचुरल बर्थ तो नहीं होता है, लीगल या जुडिशियल तरीके से इनको क्रिएट किया जाता है। कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, खुद की प्रॉपर्टी होगी, खुद का बैंक अकाउंट होगा, खुद लोन देना, लाइबिलिटी इनकर करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, सारे काम कर सकते हैं। सारी बातें हम पहले पढ़ चुके हैं। मेंबर भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कंपनी के साथ, और कोई भी राइट्स और लाइबिलिटीज इनकर हो सकती है मेंबर के साथ भी। शू कर सकता है और कोई और कंपनी को भी शू कर सकता है। इट कैन डू एवरीथिंग विच एनी नेचुरल पर्सन कैन डू, एक्सेप्ट जेल नहीं डाला जा सकता। ओथ नहीं ले सकती कंपनी, ओथ नहीं ले सकती कि मैं ये कसम खाता हूं कि ऐसा करूंगा। आप कैसे ओथ लोगे, कंपनी क्या कसम खाएगी, ठीक है। मैरी नहीं कर सकती, या प्रैक्टिस से लर्नड प्रोफेशन, एक ऐसा प्रोफेशन जो जैसे सीए है, डॉक्टर है, तो कोई कंपनी 4 डॉक्टर मिलके कंपनी बना ले तो कंपनी डॉक्टर नहीं बन जाएगी, 4 सीए मिलके कंपनी बना ले तो वो कंपनी सीए नहीं हो जाएगी। जो डिग्री हो तो उस व्यक्ति के पास, और वैसे हमने पढ़ा सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। शेयर होल्डर के चार्टर्ड अकाउंटेंट होने से कंपनी सीए नहीं बनेगी। हैंस इट इज लीगल पर्सन इन इट्स ऑन सेंस। आर्टिफिशियल पर्सन है, इट कैन एक्ट ओनली थ्रू सम ह्यूमन एजेंसी, ऑब्वियसली कुछ ह्यूमन बीइंग के थ्रू काम करेंगे, बेसिकली डायरेक्टर्स के थ्रू कंपनी काम करती है। डायरेक्टर्स कैन नॉट कंट्रोल अफेयर्स ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि जो मेमोरेंडम में लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंगली डायरेक्टर्स को बिहेव करना पड़ेगा। एंड एक्ट एज एजेंसी, डायरेक्टर्स टेक्निकली एजेंट होते हैं कंपनी के अकॉर्डिंगली काम करेंगे। अब कंपनी के अकॉर्डिंग मतलब कंपनी के मेमोरेंडम में जो लिखा गया, जिस काम के लिए, जिस पर्पस के लिए कंपनी बनाई है, उसी पर्पस को अकम्प्लिश करने के लिए वो आगे काम कर सकते हैं। दे आर नॉट द एजेंट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर्स मेंबर्स के एजेंट नहीं है, कंपनी के एजेंट है। द डायरेक्टर्स कैन ईदर ऑन देयर ऑन और थ्रू द कॉमन सील ऑफ द कंपनी कैन ऑथेंटिकेट इट्स फॉर्मल एक्ट, यानी कंपनी ने जो जो काम किए हैं फॉर्मली, उन सारे काम को ऑथेंटिकेट करना, सही ठहराना कि हाँ ये काम सही तरीके से हो रहा है, उसके लिए डायरेक्टर्स खुद के साइन के थ्रू कर सकते हैं, या कंपनी की जो भी कॉमन सील वगैरह है कंपनी की, उसके साइन जब डॉक्यूमेंट पे हो जाते हैं, डायरेक्टर के साइन हो जाते हैं, लिखा था डायरेक्टर ऑफ XYZ लिमिटेड, बीच में साइन, तो ये भी टेक्निकली ये बताता है कि भाई आप कंपनी के बिहाफ पर काम कर रहे हो। बट वापस जो कंपनी का चार्टर है, जो कंपनी का मेमोरेंडम है, उसमें जो लिखा गया है उस दायरे में रहकर ही डायरेक्टर काम कर सकता है, क्योंकि कंपनी को जिस उद्देश्य से बनाया गया है उसका एजेंट, डायरेक्टर एजेंट है ना, एजेंट वही काम करेगा जो कंपनी का बेसिक ऑब्जेक्टिव है। एंड लास्ट पॉइंट, कॉमन सील। कॉमन सील एक तरीके से सिग्नेचर होता है। एक कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन इज नॉट बेस्ट आउट, इसकी नेचुरल बॉडी तो है नहीं, ये ह्यूमन एजेंसी थ्रू काम करता है। कॉमन शील जो होती है, कॉमन शील जो होती है मतलब कॉमन सील जो होती है वो कंपनी का क्या है, ऑफिशियल सिग्नेचर है, जिसको कंपनी के ऑफिसर और एम्प्लॉय अफिक्स करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट पर। जब कॉमन सील अफिक्स हो गए तो ये मान लिया जाएगा कि कंपनी ने खुद ने साइन किए इस डॉक्यूमेंट के ऊपर। हाँ, अब कॉमन सील को अफिक्स करने का भी जो भी एम्प्लॉयर, जो भी ऑफिसर्स करेंगे, उनको एक तरीका होता है कि भाई आप इस डॉक्यूमेंट पर ही कर सकते हो, इस डॉक्यूमेंट पर नहीं कर सकते हो, इस तरीके से करोगे, जो ऑफिसर करेगा खुद का भी साइन करेगा, ये वो जो भी प्रोसेस हो सारी एक्सप्लेन्ड है प्रॉपर्ली। कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट 2015, कंपनीज एक्ट में जो 2015 में अमेंडमेंट आया, उसने कॉमन सील को ऑप्शनल कर दिया, क्योंकि ओमिट कर दिया वर्ड एक कॉमन सील। कंपनी के डेफिनेशन में कॉमन सील वर्ड को उन्होंने हटा दिया, सेक्शन 9 में जहां कॉमन सील की बात थी फीचर्स में, वहां हटा दिया और अब उसको ऑप्शनल कर दिया। इन्होंने ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ ऑथोराइजेशन दे दिया। ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ ऑथोराइजेशन मतलब अगर 2 डायरेक्टर साइन कर दें या एक डायरेक्टर प्लस एक कंपनी सेक्रेटरी साइन कर दे तो भी मान लिया जाएगा कि कंपनी ने खुद ने ही साइन किया है। यानी किसी डॉक्यूमेंट को अगर कंपनी ऑथोराइज करना चाहती है, भैया हाँ हमारा साइन है इस पर, हम इसको अथॉरिटी देते हैं, हम उसको ऑथोराइज करते हैं, डॉक्यूमेंट हमारी तरफ से आ रहा है, तो उस पर कंपनी को साइन करने की जरूरत नहीं है, कंपनी को कॉमन सील लगाने की जरूरत नहीं है। कंपनी के अगर 2 डायरेक्टर्स कंपनी के बिहाफ पर साइन कर दे या कंपनी का एक डायरेक्टर प्लस एक कंपनी सेक्रेटरी साइन कर दे तो भी एज गुड एज कॉमन सील माना जाएगा। ये मान लिया जाएगा कि कंपनी ने उस डॉक्यूमेंट को ऑथोराइज किया है। चलिए दोस्तों, हमने कंपनी के डेफिनेशन और कंपनी के फीचर्स देखे, बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।